आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। तो स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। सीधे चलते हैं, पेपर्स क्या कुछ कह रहे हैं, अखबार क्या कुछ कह रहे हैं। कल की घोषणा के बाद जो 7 अप्रैल से लेकर जो 12 मई तक का जो सफर रहेगा, उस पर पूरा लेखा जोखा आज अखबारों ने क्या कुछ दिया है, सीधे चलते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम सिंह जी। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। तो आज तो पेपर्स में सिर्फ यही दिख रहा है मुझे कि चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई है कल, और कब से कब तक है, क्या कुछ है। तो पहले मैं एक बार लीड्स पढ़ लूं, उसके बाद हम करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि 9 फेज लोकसभा पोल्स बिगिन ऑन April 7, काउंटिंग ऑन May 16। टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ ने बड़ा अच्छा एक टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ का वाकई मुझे बड़ा इतना इंटरेस्टिंग लगा। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा 2 पेज, 9 days दैट कुड शेप और शेक इंडिया। बेस्ट मेरे ख्याल से ये हेडलाइन मतलब आज के लिए कम से कम। ट्रिब्यून, इंडिया वोट्स फ्रॉम April 7 in 9 phases कंटिन्यूइंग ऑन May 16। हिंदुस्तान टाइम्स, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोल बैटल बिगिंस। ये भी बहुत अच्छा दिया इनफैक्ट इन्होंने। हिंदू, इलेक्शंस ऑन 16th लोकसभा फ्रॉम April 7। अच्छा, हिंदी की बात करें, भास्कर, चंडीगढ़ हरियाणा में 10, पंजाब में 30 अप्रैल को वोटिंग। दिव्य हिमाचल, 9 चरणों में होगा चुनाव, 7 मई, हिमाचल में 7 मई को मतदान। दैनिक ट्रिब्यून, संसद का महासंग्राम, 7 अप्रैल से आम चुनाव। अमर उजाला, सत्ता के महासंग्राम का शंखनाद और जागरण बज गई चुनावी रणभेरी, चंडीगढ़ हरियाणा में 10 अप्रैल को। पंजाबी में क्या कुछ बज गया लोकसभा चोणां दा बिगल। लोकसभा चोणां दे ਚੱਲਣਗੇ 9 ਗੇੜ, 9 ਪੜਾਵਾਂ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ लोकसभा चोणां। जगबाणी, पंजाबी ट्रिब्यून और अजीत, ये तीनों ही लीडिंग अखबारें हैं। और इन्होंने खेला बड़ा अच्छा गया है आज लीड्स के साथ। मैंने सारी ज़िंदगी डेस्क पे बिताई है, तो कल जो भी डेस्क के इंचार्ज होंगे उनको ये मौज थी कि उनको लीड ढूंढनी नहीं पड़ी, लीड अपने आप आ गई। ये सब ने इलेक्शन के बारे में बनाई है और बनती भी यही थी। और बहुत सारी अखबारों ने बहुत मेहनत की है कि अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्शंस के बारे में वो रीडर्स को दी अपने अपने तरीके से। काफ़ी गिनती में, मात्रा में वो उन्होंने कवरेज की है। तो इससे हर जो पाठक है उसके पास सही और विस्तृत जानकारी एक डिटेल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं पूरी मिलती है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को ही अगर देखूं या फिर HT, इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे ज़्यादा इसलिए इम्प्रेस कर रहा है क्योंकि एक तो उनकी लीड थोड़ी है, 9 days दैट कुड शेप और शेक इंडिया। इसका मतलब भी अपने आप में एक बहुत अलग से निकलता है। बिल्कुल। साथ में जो पूरी एक अच्छी सी डिटेल्ड पूरी कवरेज है, साथ में आप पेज 2, 3 अगर देखें 1984 में क्या हुआ था, पोल स्टोरी। नहीं, आज सारी अखबारों का जोर जो है ना, वो इलेक्शंस पर ही होना था और इलेक्शन पर ही है। तो इसलिए वो जो हर स्टेट के बारे में और ओवरऑल इंडिया के बारे में सारी डिटेल हमारे पास है। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल आए हैं, अखबारों में भी छपे हैं, वो उनके ख्याल से उनकी द्वारा जो हमें दिया गया, परोसा गया, वो उनमें 236 का आंकड़ा कोई पार्टी पार नहीं कर रही। भाजपा और कांग्रेस 2 ही मेन पार्टीज़ हैं। बाकी इनको सहारा लेना पड़ेगा रीजनल पार्टीज़ का केंद्र में सरकार बनाने के लिए दिल्ली में। तो 236 का आंकड़ा कोई पार नहीं कर रहा और इनको सरकार बनाने के लिए जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी सहारा लेना पड़ेगा और रीजनल पार्टीज़ को मजबूरी में, कंपल्शन के अधीन वो भाजपा या कांग्रेस को सपोर्ट देनी पड़ेगी, तभी केंद्र में सरकार बन सकेगी। अदरवाइज़ वो गठबंधन ना बना तो केंद्र में सरकार एक बार त्रिशंकु जिसको बोलते हैं वो बन जाएगी। और कभी मेरा ख्याल हिंदुस्तान में राष्ट्रपति राज लागू नहीं हुआ, टोटल हिंदुस्तान में। स्टेट्स में तो होता रहा है, लेकिन इस बार ये भी संभावना हो सकती है, मतलब अगर वैसा कुछ रहा तो समझ में नहीं आया। ये अगर किसी पार्टी को ना मिला और रीजनल पार्टीज ने सपोर्ट ना किया भाजपा को या कांग्रेस को, तो राष्ट्रपति राज कुछ देर के लिए लगने की संभावना भी बन सकती है। मतलब इतना ज़्यादा इस बार इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये दिलचस्प बना हुआ है क्योंकि रीजनल पार्टी 4 स्टेट जो हैं, जो उसमें ज़्यादा
गिनती प्राप्त कर गया जी। मसलन यूपी, महाराष्ट्र जी, बिहार। मैं बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं इसको दिखाना चाहूंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो द पावर ऑफ वन है उसमें लार्जेस्ट स्टेट्स बाय सीट्स एंड वोटर, उसमें जो आप कह रहे हैं बंगाल चौथा है जी, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार और पहले आंध्रा भी था, लेकिन वैसे इन्होंने आंध्रा लिखा हुआ है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो 2 स्टेट्स में बांट गया ना, तेलंगाना और सीमांध्रा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो भी और इवन कर्नाटका, ये सारी स्टेट्स मिलकर एक मेजॉरिटी देगी। लेकिन कर्नाटका में भाजपा को इस बार अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, ना मिल रहा है, क्योंकि वहाँ वो जो पहले मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, वो पार्टी बना ली थी अपनी अलग और फिर मुड़ के इस पार्टी में आ गए। तो पहले तो जब पार्टी से जाते हैं ना, ये कहते हैं मेरा यहाँ दम घुट रहा है, पार्टी में दम घुटने लगा, तो इसलिए मैं छोड़कर नई हवा लेने के लिए दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ। और फिर बात और फिर कमाल की बात ये है, फिर मुड़कर उसी पार्टी में फिर आते हैं जी, बिल्कुल। और शायद मुझे लगता है कि उनको लगता होगा कि इस पार्टी में अब इसकी विचारधारा में, इसके व्यवहार में और इनके लोगों में, इनकी विचारधारा में कोई खिड़कियां और रोशनदान लग गए। क्या बात है। वो ऐसे मुड़ के आते हैं। बिल्कुल सही एनालिसिस है आपका। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो गेड़ी रूट है ना लीडरों का, पार्टियों में गेड़ी रूट, दिस इज टोटली रॉन्ग। अब विनोद शर्मा देख लो, वो सारी उम्र कांग्रेस में रहा, ठीक है, वो अब उसने मौके पर आकर कांग्रेस को छोड़ दिया और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके खासम खास थे। सबसे बड़ी बात। वो छोड़ आए। नहीं, छोड़ने के पीछे वजह क्या? वैसे वजह तो चौधर का ही मामला है असल में। वहाँ उनका वो नहीं जमा होगा जहाँ से वो मांगते होंगे, उतनी चौधर नहीं मिलती होगी। हाँ, तो इसलिए वहाँ से कोई और कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो इनका दम घुटने लगता है। किसी भी जिसको टिकट नहीं मिलता उसका दम घुटता है, तो जब दम घुटता है तो पार्टी छोड़ेंगे। अब वो जनहित पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा रही है कि वो भाजपा में जाएंगे। अच्छा, पहले खबरें छपी है अखबारों में। तो आज तो सभी अखबारों ने ये चुनावों का, इलेक्शनों का किया है। और सबसे पहले अच्छा, मैं विनोद शर्मा पे एक और चीज़, इसमें जो भास्कर ने लिखा है कि 13 विधायक इनके साथ टूट सकते हैं, मतलब कि शर्मा के साथ 18 विधायक भी बिल्कुल सही बात है। ये नुकसान तो है, सीधे होंगे। ये अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और जनहित पार्टी में पूरी तरह जान फूकी जाएगी दोबारा। बिल्कुल। तो इसलिए ये 7 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक ये जो वोटिंग होगी 9 चरणों में पूरे हिंदुस्तान में। तो 16 मई को जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा 16 मई को। अच्छा, अब हम स्टेट वाइज थोड़ी सी बात करें। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब का क्या गणित आपको? पंजाब में देखिए, अभी तक अकाली दल का हाथ ऊपर इसलिए है कि उन्होंने अपनी 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। जो 3 रहते थे वो भी आज की अखबारों में आ गए जी। प्रदेशवार, मतलब स्टेट वाइज कैसा क्या कुछ लग रहा है आम चुनाव पर, उस पर हम बात कर रहे थे। तो हम पंजाब से शुरू करते हैं जी। पंजाब में अब श्रोमणी अकाली दल है, उसके प्रधान सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने सभी सीटों पे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसलिए अकाली दल का हाथ ऊपर है और उन्होंने अपना चोन प्रचार भी कैंडिडेट्स ने शुरू कर दिया। तो अभी कांग्रेस का ऐलान होना बाकी है, क्योंकि वो दिल्ली से होता है। पार्टी की बागडोर जो है वो दिल्ली हाईकमांड के हाथ में है। इसलिए पंजाब में तो सिफारिश करते हैं, वो सिफारिश करके गए हुए हैं कैंडिडेट, लेकिन अभी तक उन्होंने देर कर दी। तो क्या ये देर कर दी इसलिए जो 35 दिन रह गए, 35 दिन में इनको एकदम ऐलान करना चाहिए, तभी इनका मुकाबला हो सकता है। तीसरा आप पार्टी भी इस बार हिंदुस्तान भर में उसका कितना इलेक्शन, उसका असर काफ़ी है। देखिए, चंडीगढ़ में ले लीजिए, पवन बांसल आपको पता ही है कि उन पे दोष लग रहे हैं। तो उनका भी टिकट भी नहीं बना। अखबारों में आया है कि शायद उनको इस बार टिकट ना मिले। अगर नहीं मिलती तो कौन कैंडिडेट होगा? कोई बाहर से आ गया, मनीष तिवाड़ी का नाम लिया जा रहा है, वो सोनी का नाम लिया जा रहा है, अंबिका सोनी, और औरों के भी नाम लिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो भाजपा में तीनों कैंडिडेट अड़े हुए हैं अपनी अपनी जगह।
टंडन, संजय टंडन, जैन और धवन, ये तीनों में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तीनों दिल्ली के गेड़े भी काट आए हैं। कौन किसको मिलता है कोई पता नहीं। चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका कैंडिडेट ऐलान हो गया, सविता भट्टी। तो सविता भट्टी भी इस बार बाजी मार सकती है, क्योंकि उनके हस्बैंड जसपाल भट्टी इस शहर में और पूरे पंजाब में उनका एक पूरा नाम रहा है, और उनका काम भी रहा है। सिर्फ नाम नहीं रहा, काम भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम भी वही था जो केजरीवाल कर रहा है। तो उन्होंने इसीलिए शायद सविता भट्टी को नॉमिनेट किया है। तो वो उसने प्रचार भी शुरू कर दिया है। वो जन्नत जहाँ बहुत देर की लगी हुई है बसपा की, ठीक है। तो जहाँ दंगल मचेगा भाजपा, कांग्रेस, जन्नत, बसपा और ये आप पार्टी, ये तो चंडीगढ़ की बात हुई, ये चारों पार्टी। अब पंजाब में, पंजाब में अभी तक क्योंकि दंगल बना नहीं, दंगल इसलिए नहीं बना, भाजपा और बसपा ये दोनों पार्टी अभी पंजाब में अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं कर सकी। 3 सीटें हैं भाजपा के हिस्से में, श्रोमणी अकाली दल के साथ उनका गठबंधन है, और 3 सीटों का ऐलान अभी नहीं किया। तो इसलिए पंजाब में अभी एक तरफा प्रचार चल रहा है श्रोमणी अकाली दल का, और कोई पार्टी अभी मैदान में आप है, आपके कैंडिडेट अभी निश्चित नहीं हुए। अभी भगवंत मान वो उस पार्टी से आया है, पीपल्स पार्टी, वो मनप्रीत बादल वाली, वो सुना है कि उसको संगरूर से खड़ा किया जा रहा है, लेकिन वो अभी एकदम शुरुआत से उसका कोई ज़्यादा महत्व बनता नहीं। पंजाब में अभी आपका कोई ज़्यादा। हरियाणा में क्या कुछ देख रहे हैं आप? हरियाणा में देखो 3-4 पार्टी, कांग्रेस अभी उनका भी ऐलान नहीं हुआ, जनहित उनका भी ऐलान नहीं हुआ, और ये भाजपा उनका भी ऐलान नहीं हुआ। तो जब इनका ऐलान होगा, ये 3 पार्टी तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, भाजपा, जनहित और कांग्रेस, और चौथी पार्टी है आप। तो 4 पार्टियों के बीच में आपका एक मुकाबला होगा। आप वहाँ काफी सीटों पे खड़े, सभी सीटों पे खड़े हो रहे हैं। जी। तो इसलिए वो, और योगेंद्र यादव का थोड़ा सा दिख रहा है, योगेंद्र यादव लगा हुआ है वहाँ, और वो कहता है केजरीवाल भी आएगा, वो तीसरा आदमी भी आएगा जो गोपाल है उसका नाम, गोपाल राय, राम गोपाल शायद ना, गोपाल राय, वो भी प्रचार करने आएंगे। तो इसलिए 3-4 पार्टियां हरियाणा में लगी हुई हैं कि उनकी जकड़ में लोग आएँ, उनको वोट दें। आपको कुछ मिलने वाला है हरियाणा में, पंजाब में शायद ना मिले। और उधर हिमाचल में भी एक सीट पर मैं पेज बता दूं हिमाचल का, ये ट्रिब्यून का पेज 9 जो है, कांग्रेस फेसेस अपहिल टास्क इन हिमाचल, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने दिया हिमाचल में देखिए, और पेज 7 भी है इनफैक्ट। हाँ जी, वो कांग्रेस, भाजपा और आप 47 लाख से भी ज्यादा जो हैं वहाँ पे वोटर्स है, काफी एक वो है बिल्कुल। जहाँ 4 सीटें हैं, और कांग्रेस और भाजपा में ही अक्सर मुकाबला होता रहा है, कभी वो जीत जाती है, कभी वो जीत जाती है। तो इस बार आप भी उसमें शामिल है, तो शायद आप कोई किसी को थोड़ा डेंट दे, हो सकता है। मतलब हिमाचल में भी आपको लग रहा है कि एक सीट शायद आपको मिल जाए। बाकी 3 सीटें तो कांग्रेस और भाजपा ही लेकर जाएंगी, बाकी कोई और पार्टी वहाँ। कांग्रेस के लिए क्या लग रहा है, जैसे जो इन्होंने लिखा है वोट शेयर जो परसेंटेज में ट्रिब्यून ने दिया है, 2009 का उन्होंने दिया कि बीजेपी का 49.58% और कांग्रेस का 45.61%। देखिए, अब कांग्रेस वहाँ रूलिंग पार्टी है जी, तो रूलिंग पार्टी को ये थोड़ा होता है कि उनको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं। कई दफ़ा उनका विरोध भी बहुत होता है, ये क्योंकि केंद्र की सरकार है, हवा बनी हुई है मोदी की, तो शायद हवा के हिसाब से तो वहाँ मोदी की पार्टी का अपर हैंड लगता है। लेकिन जब देखें कि वहाँ सरकार, वीरभद्र का अपना एक सरकार कांग्रेस की है, तो उसके पास हासिल हैं, उनके पास प्राप्तियां हैं, वो काम करने के वादे कर सकते हैं और उन पर अमल भी हो सकता है। इसलिए वहाँ कांग्रेस को भी इतनी जल्दी हम गिरा नहीं सकते। और जम्मू कश्मीर में चले जाएं, हाँ बिल्कुल है जी, जम्मू कश्मीर में फेसेस पर हैं और वहाँ 6 सीटें हैं। जी, और 6 सीटों में वहाँ तो आपको पता ही है, एनसी और भाजपा और कांग्रेस, एनसीपी, कांग्रेस, भाजपा, तीनों पार्टियां हैं। लेकिन ये भी उधर पहुंच गई, आप भी वहाँ पहुंची हुई, वहाँ भी पहुंची हुई, श्रीनगर से भी खड़ा किया हुआ है। वो एक दो सीटों पे, शायद सीटों तो सारियां पे खड़े करेंगे, लेकिन 1-2 सीटें इनको वहाँ भी उम्मीद है उनको
मैं नहीं कहता, नहीं उनको पार्टी अच्छा। हाँ, मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि इनका ना अभी बेस नहीं बना आपका, लेकिन एक लोगों में इमोशनल टच है। अच्छा, हर जगह ही हिंदुस्तान भर में कि जी अच्छी पार्टी है, नए काम करते हैं, आम आदमी के जनप्रतिनिधि हैं, तो इसलिए इनके साथ लोग वो आ रहे हैं जो किसी पार्टी के साथ नहीं, जहाँ जिनको जो मौजूदा पार्टियां हैं, पारंपरिक पार्टीज हैं, उनके प्रति गुस्सा है। अच्छा। वो गुस्सा निकालने के लिए आपके पास, आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है जी। और दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था जी। जब केजरीवाल को सभी ओपिनियन पोल 5-7 सीटें दे रहे थे, वो एकदम 28 ले गया। और हिंदुस्तान में भी इनका जलवा चल सकता है, लेकिन अभी थोड़ी जल्दी होगी, जल्दबाजी होगी कि कोई निर्णय करने के बारे में। तो इसलिए ये 4-5 स्टेट्स जो हैं, ये तो इनमें तो निकसुक छोटा है ना, कचरा, थोड़ी सीटें हैं, लेकिन ज़्यादा महत्व तो वही 4-5 स्टेट्स हैं, वो उनमें यूपी है, बंगाल है। अब बंगाल पे क्यों ना बात करें, जो पेज 9 बंगाल में देखो ममता का, मैं पहले बता दूं, उसने लिखा क्या बड़ा इंटरेस्टिंग, दीदी लिस्ट्स आउट सेलेब्स नेफ्यू एंड स्टैटिस्टिक्स करके पूरा पेज है। मेरा ख्याल है दीदी का वहाँ बहुत अच्छा है। एक तो उनका अपना खुद जीवन बड़ा सादा है, उसी घर में रहती है, वहाँ जहाँ वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। आप ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस में पेज 8 में नीचे एक इंटरव्यू छपा है दीपा दास मुंशी का, ममता इज हायरिंग ऑनेस्टी फ्रॉम महाराष्ट्र थ्रू अन्ना। देखो पूरे हिंदुस्तान में सभी चीफ मिनिस्टर्स को, सभी पार्टी प्रेसिडेंट को शायद अन्ना ने एक लेटर भेजा था कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में अपनी राय दो। किसी ने राय नहीं दी। अन्ना टेलीविज़न पे रोज़ बोलता है, और वो सिर्फ उनका जवाब ममता बनर्जी ने दिया एज चीफ मिनिस्टर। तो अब पूरे हिंदुस्तान में अन्ना सिर्फ एक पार्टी के साथ है, वो तृणमूल कांग्रेस, और उनके लिए प्रचार भी करेंगे। तो इसलिए वहाँ कम्युनिस्टों का हाल भी अच्छा नहीं है, तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना पक्का है। और अन्ना अगर सपोर्ट करने के लिए आ गए, जैसे कि ये भी बोला, लिखा भी हुआ है, इंटरव्यू में भी लिखा, तो वो लाजमी तौर पे अपनी जो सीट्स पहले हैं उनके पास 20-21, वो उनको इम्प्रूव करेगी। यस, वो कम्युनिस्ट नीचे चले जाएंगे, क्योंकि कम्युनिस्टों ने वहाँ 37 साल राज करके लोगों के लिए बहुत कम किया है। नहीं तो जो कम्युनिस्टों की स्टेट हो तो वहाँ तो गरीबी का मतलब ही नहीं होना चाहिए। वहाँ अभी तक जाओ कलकत्ता और इंटीरियर में, तो वहाँ मैं खुद गया, देख के आया, वहाँ गरीबी बहुत है, वो नहीं होनी चाहिए थी। बड़ा एक डिफरेंस है ना, एक मतलब एक हाई सोसाइटी है और एकदम बिल्कुल ये प्रो पुअर है ना, प्रो पुअर। तो प्रो पुअर अगर कोई कदम नहीं लिए तो इसका मतलब है कि वहाँ 37 साल क्या करते रहे। और ज्योति बासु वर्ग जैसे लोग वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बुद्धदेव सालों रहे, एक युग उन्होंने बिल्कुल। जी। अब हम सीधे तस्वीर पे ही आएंगे, वक्त की कमी है थोड़ी सी। बताइए तस्वीर कौन सी लेना चाहेंगे? तस्वीर ये अच्छी है बहुत, चंडीगढ़ भास्कर की। हाँ। ये क्योंकि हिंदुस्तान में जो औरत की दशा है वो अभी तक वही है, जो जिसको हम नारों में, लेखों में, बोलने में, भाषणों में, पार्लियामेंट में बहुत अच्छा ऊपर दर्जा देते हैं, लेकिन अभी असलियत में अभी औरत को नीचे ही रख रहे हैं हम। बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, किसी रूप में हो, अभी औरत की दशा को हम सुधारने में कामयाब नहीं हुए। और जो ये बता रहे हैं कि 1600 रेप हुए हैं, 1600 से ज़्यादा ही हुए हैं दिल्ली, अकेली दिल्ली में। तो एक निर्भया जिसको कहते हैं, उसके बारे में तो अखबारों ने, लोगों ने बहुत चर्चा की जी, लेकिन बाकियों का कोई जिक्र ही नहीं है। और वो फास्ट ट्रैक चलाकर उनको एकदम दोषियों को फांसी दी जाए, या मैं फांसी के हक में नहीं हूँ, लेकिन उनको सीधा कोई ऐसी नहीं सज़ा दी जाए कि लोगों को कान हो जाए कि ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन वे हुआ नहीं। हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं दुनिया भर में, उसी वजह से ये लेकिन उस दिन सिर्फ हम भाषण करते हैं, फोके। असल में कोई सरकार कोई कुछ नहीं करती। ये 3 लाख रुपया अब रेप विक्टिम के लिए केंद्र सरकार ने किया है ऐलान, है जी। वो भी जिसके साथ हो जाता है उसको लेने के लिए पहले तो वो शर्म के मारे जाते नहीं। वही बात है ना, आप कितना ज़्यादा वो सामने आके उस चीज़ क्योंकि रेप एक घिनौनी क्रिया है
जिसमें जिस लड़की के साथ होता है वो तो बेचारी वैसे ही मर जाती है अंदर से। बिल्कुल ठीक। तो उसे खड़ा करने के लिए, उसे जिंदा करने के लिए, उसे दोबारा ज़िंदगी जीने के लिए अगर हम उनको सपोर्ट नहीं देंगे, समाज सपोर्ट नहीं देगा, तो वो तो पहले ही मरी हुई है, वो क्या जिएगी। तो इसलिए सरकारों को, समाज को जागना चाहिए और ये औरतों की दुर्दशा के बारे में सही कदम उठाने के लिए मैदान में सचमुच में आगे आना चाहिए, अमल में, सिर्फ भाषणों में नहीं। जी श्याम सिंह जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।